हेलो एवरीवन। हम साइक्लोहेक्सेन कर रहे थे। तो साइक्लोहेक्सेन के लास्ट वीडियो में हमने साइक्लोहेक्सेन उसके डेरिवेटिव्स देखे थे और हमने वहाँ आपके साथ डिस्कस किया था कि जितने भी उसके कोई भी ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसके फ्री कन्फर्मेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ही गिव्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते थे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आपका किस पोजीशन पे आएगा। तो जिसका उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा रहता था, एक हमने आपको सीरीज लिखवाई थी, उस ग्रुप को हम कंसिडर करते थे कि इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए प्रेफरली ये वहाँ पे पुटअप किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से आपको पुटअप करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये मॉलिक्यूल गिवन है और सबसे पहले तो आपको इस मॉलिक्यूल को लिखना आना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में कैसा है। अब देखिए, इन दोनों का आपस में ट्रांस रिलेशन है, इन दोनों का ट्रांस है, इन दोनों का सिस है। तो आपको मॉलिक्यूल को रखना भी उसी तरीके से पड़ेगा कि इनका रिलेशन भी आपस में बिल्कुल अगर सही आ रहा है तो आपका मॉलिक्यूल लिखा हुआ बिल्कुल सही है। साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद आपको पता है कि इसको आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है टेबल के अकॉर्डिंग इस पोजीशन पे रहने की। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद मेरे पास ये इस 1 और 4 का रिलेशन इन दोनों का। तो 1 में जो मेरे पास है वो आपका सिस है, मतलब OH है यहाँ पे। उसके बाद आपका NH2 है। जो NH2 आपके पास प्रेजेंट है, उस NH2 का इसके साथ रिलेशन क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखना पड़ेगा। अभी देखिए, ये देखो, अब इसका रिलेशन मैच करते हैं। 1-4 पे जो ग्रुप प्रेजेंट है दोनों का सिस है आपस में। 1-2 पे जो ग्रुप है उसका आपस में ट्रांस है। आपका ये जो 2 और 4 पे प्रेजेंट है, ये दोनों भी आपस में ट्रांस है। देखो, इन दोनों का ट्रांस रिलेशन है। तो अगर इस तरीके से आप रिलेशन मैचअप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका लिखा हुआ मॉलिक्यूल सही है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में उसने आगे लिखा हुआ है NaNO2 + HCl। ये किस चीज़ का सोर्स होता है? इन situ जनरेशन ऑफ HNO2, जो कि आपका डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन देता है, जिसमें हमारे पास ये ग्रुप बन जाता है। यहाँ पे N2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपका OH रहेगा, ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। ये आपके पास कोई भी सिस्टम गिवन है। अब इसके बाद क्या होता है, इस रिएक्शन में आपको जब भी कोई रिएक्शन करनी है, अगर आप कहीं भी SN2 अटैक करा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी अटैक उसका होता है उसकी बिल्कुल 180 डिग्री की बैक पोजीशन से होता है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ मॉडल से। आप देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं हम एक्सियल की, ये प्रेजेंट है मान लो कोई मेरे पास, और इधर भी एक एक्सियल रख लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ लगा देता हूँ, इसको थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, दोनों एक ही पोजीशन में आ जाएंगे। ये देखिए, हम इसको कंसीडर करते हैं, ये OH लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है ऊपर, और ये N2 लगा हुआ है। तो ये ऊपर से अटैक करेगा इसके 180 के। तो इसका मतलब इन दोनों में अटैक तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर हों, एक ऊपर की तरफ, एक आपका नीचे की तरफ। इस तरीके से एंटी पेरिप्लेनर आपके होने चाहिए। तो ये एंटी पेरिप्लेनर यहाँ प्रेजेंट हैं, तब आपका अटैक फिजिबल होगा। मतलब ये जो मेरे नीचे पकड़ा हुआ है, ये लीविंग ग्रुप N2 पॉजिटिव, ये आपका OH है। तो इसका मतलब आपका लीविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है उसके बिल्कुल एंटी पोजीशन से आपका अटैक होगा, तब जाके वो लीव करेगा। अगर ये इक्वेटोरियल पे होता तो इक्वेटोरियल पे इसके जो एंटी ग्रुप बनता उसका अटैक होता, मतलब ये वाली एटम यहाँ पे अटैक करता, तो वही बॉन्ड आपका वहीं से अटैक होगा जहाँ पे उसका एंटी प्रेजेंट होगा। तो ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका OH अटैक करने वाला है। तो अब इसमें अटैक कैसे होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो उसके बिल्कुल 180 में यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, जो सिग्मा स्टार बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये N2 आपका बाहर निकलेगा। तो मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा फाइनल में, इन सब को एसएच बना दीजिए। ये ऑक्सीजन था मेरे पास, ठीक है, ऊपर से अटैक होके ये बना है। तो क्या मॉलिक्यूल बना है? इपोक्साइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये है। अब फाइनल प्रोडक्ट वही बच्चा बना सकता है जिसको आपको साइक्लोहेक्सेन लिखना आता हो।
अगर आप इसके लिखने की आपको पोजीशन नहीं पता तो आप NH2 को इक्वेटोरियल भी लगा सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। अब इक्वेटोरियल लगाने से प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं, वो भी हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से क्या बन सकता है। ये आपका इपोक्साइड बन गया है। सपोज करो एक छोटी सी पोजीशन या स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर होने से किस टाइप से पूरा मॉलिक्यूल डिफर हो जाता है, वो मैं आपको इस मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से बता दूंगा। ये देख लीजिए, ये अबव द प्लेन है और ये मेरा बिलो द प्लेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रांसब्यूटाइल ग्रुप हो गया। उसके बाद अब आपको जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आपके जो मॉलिक्यूल है उनका रिलेशन आपस में मेंटेन रहे। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ट्रांस का। पोजीशन क्या है, ये वाली छोड़ के यहाँ पे है सेकंड पे, तो आपको इन दोनों में ट्रांस का रिलेशन रखना है, तो आपको NH2 यहाँ रखना होगा। उसके बाद आपका OH का और NH2 का सिस रिलेशन है, तो मतलब आपको यहाँ रखना होगा। और OH का और इसका आपका ट्रांसब्यूटाइल का आपस में ट्रांस है, तो वो भी हमारा फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूल ये हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए, अगर सेम रिएक्शन मैं इसमें करता हूँ तो प्रोडक्ट अलग कैसे हो जाता है, आपको देखना है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जो आपकी डाइट्रेशन कंडीशन होती है, आप सबसे पहले तो उसका डाइजोनियम सोल्ट बना लीजिए। जो आप ये बनाओगे N2 पॉजिटिव बन जाएगा और OH आपका यहाँ पे आ गया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अटैक सिर्फ उसी लोन पेयर या उसी बॉन्ड पेयर से होगा जो उसके एंटी प्रेजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार आ गया, ये आ गया सिग्मा स्टार। ठीक है, अब इसी में अटैक होगा तो इसके अपोजिट में यहाँ क्या है, H है, ऑक्सीजन नहीं है वो अपोजिट में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ देगा इस बॉन्ड में, और ये पूरा बॉन्ड पेयर यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा और N2 को बाहर निकालेगा। आपको सिर्फ उसका एंटी एटम देखना है कि उसका एंटी कैसे है। तो अब देखिए जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम लिख देते हैं, ट्रांसब्यूटाइल बन गया। उसके बाद N2 यहाँ से लीव कर गया, तो अभी ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब H यहाँ पे 2 H आपके लग गए, N2 बाहर निकल गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनोन। और अगर आपके पास यही OH आपका एक्सियल था तो क्या बनता था, इपोक्साइड। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट डिफर हो गया। अब एक तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं कि अगर आपके NH2 की पोजीशन डिफर होती है तो प्रोडक्ट पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इसको अबव द प्लेन रखता हूँ, ठीक है, इसको रब कर देते हैं उधर। अब आप मॉलिक्यूल बनाइए, कुछ भी हो आपको साइक्लोहेक्सेन को तो इक्वेटोरियल रखना ही पड़ेगा। अब रिमेनिंग देख लीजिए आप। अब उसने क्या लिखा है कि NH2 और इसका सिस का रिलेशन है, मतलब NH2 आपका ऐसे है और OH का क्या रिलेशन है, ऐसे है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन 2020 में भी आया है, 19 में भी आया है, 18 में भी आया है। जैम में एक क्वेश्चन इस पे श्योरली आता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है। मैं आपको 3-4 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, तीसरा हम कर रहे हैं। ये सभी अरेंजमेंट हम आपको बता देंगे कहाँ OH होगा, कहाँ NH2 होगा, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद आपके पास ये बन गया, आपने उसके बाद क्या किया, आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, ये ऐसे। ठीक है, आपको पता है ये डाइजेशन कंडीशन है, तो आप 5 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इसको लिख लीजिए। ये यहाँ N2 पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे OH आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एंटी क्या बनता था यहाँ पे, तो उसके एंटी जो ग्रुप था वही माइग्रेट करता था। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे जहाँ पे आपका N2 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव वाला बॉन्ड कौन सा है, ये। ठीक है, अब इसके पैरेलल बॉन्ड कौन सा है, ये। मैं आपको दूसरे कलर से डोनेट कर देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, हमें उसका एंटी देखना है। जब N2 मेरा यहाँ पे था तब उसका एंटी ये वाला आ रहा था यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब मेरा N2 साइड चला गया तो उसका एंटी भी तो मेरा इस साइड आएगा, तो इसका मतलब इसका एंटी ये हो गया। अब रिएक्शन कैसे होगी, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ से देगा तो आपका H मूव नहीं करेगा,
अब ये बॉन्ड आपका यहाँ मूव करेगा और N2 को बाहर निकालेगा। अब आपको ध्यान से देखना है प्रोडक्ट क्या बना है। मैं बाकी सब को एज इट इज़ लिख देता हूँ। ये आपका बन गया ट्रस्रीब्यूटाइल, यहाँ तक मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरे पास ये स्पीसीज प्रेजेंट थी। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, इस कार्बन का इस कार्बन से जो बॉन्ड था वो बॉन्ड गया टूट। मतलब मैं आपको नंबरिंग कर दूँ तो आपको पता चलेगा कौन से कार्बन का बॉन्ड टूट गया है। मेरा 1 और 6 का जो बॉन्ड था वो आपका ब्रेक हो गया है और नया बॉन्ड किसके बीच में बना है, 2 के बीच में और 6 के बीच में। तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। 6 ये है आपका, 5 ये है, 4 ये है, 3 ये है, 2 ये है। अब मुझे इसके बीच में 6 के और 2 के बीच में एक नया बॉन्ड बनाना है। मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब जो आपका बचा हुआ ये पूरा ग्रुप है, कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन, आपको कार्बन पे यहाँ पे क्या गया, डबल बॉन्ड O और एक H था। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। अब मेरा रिंग कैसा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपका 6 मेंबर से आपका 5 मेंबर स्ट्रक्चर बन गया। नंबरिंग जस्ट मैंने लिखी है यहाँ पे ऐसे आपको डोनेट करने के लिए। तो अब ये 5 मेंबर स्ट्रक्चर जनरेट हो गया है। तो आपने देखा कि अगर आपका N2 की पोजीशन भी डिफर हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपका किस टाइप से इफेक्ट होगा, ठीक है। अब आप इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ये है, मान लो हमने क्या क्या देख लिया, हमने NH2 2 बार यहाँ पे रख के देख लिया, OH की पोजीशन चेंज करके देख ली। अब हमने क्या किया, एक बार OH की पोजीशन चेंज करी, NH2 चेंज किया। अब NH2 को वहीं रखते हैं और अब OH को देखते हैं, OH क्या करेगा अगर OH ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखिए अगर OH ऐसे प्रेजेंट है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ N2 पॉजिटिव, जो मुझे पता है कि राइजोनेशन के बाद आ जाएगा ये। लेकिन अब भी आपको वही पॉइंट अपना क्लियर रखना है कि जो मेरे पास स्पीसीज प्रेजेंट है, N2 जहाँ से लीव करना चाहता है यहाँ से, तो उसके एंटी वाला बॉन्ड ही उसको लीव करने के में हेल्प करेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देता भी है तब भी यही बॉन्ड टूटेगा और N2 बाहर निकलेगा, मतलब प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। समझ आई? तो इसका मतलब ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन सा बॉन्ड मूव करेगा, या हाइड्रोजन मूव करेगा या ऑक्सीजन मूव करेगा। ये डिपेंड करता है OH और N2 आपके दोनों की लीविंग ग्रुप और जो उसको इलेक्ट्रॉन दे के पुशअप कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपका सिस्टम बनाएगा या नहीं बनाएगा। दोनों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको दोनों ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर चाहिए, मतलब दोनों डाई एक्सियल पोजिशन में चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको इपोक्साइड जनरेट करना है। तो इस तरीके से हम 2 ये पॉसिबिलिटी देख चुके हैं, और 2 पॉसिबिलिटी पहले जब आपका N2 एक्सियल था, लेकिन OH एक्सियल और OH विदाउट एक्सियल अगर होगा तो तब आपकी क्या क्या ओरिएंटेशन बन सकती है। इन 4 में से जो ओरिएंटेशन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली जैम में हर बार आता है, हर बार, और इस बार भी आएगा। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। आपको मान लो कोई सिस्टम यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल है और ब्रोमीन है, ठीक है। आपको इस मॉलिक्यूल को अरेंज करना है। अगर आप अपने टेबल में जा करके देखो तो आपको पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए सबसे पहली प्रोबेबिलिटी इसकी है, फिर इसकी है, और हेलोजन की लिस्ट प्रोबेबिलिटी है। आपने देखा भी होगा, ये 2-3 बातें ही आपको सिर्फ याद रखनी थी उसमें। ये अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ग्रुप को लगा दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप को यहाँ पे। उसके बाद मिथाइल और आइसोप्रोपाइल का आपस में रिलेशन क्या है, ट्रांस। तो हम क्या करेंगे, इसको मिथाइल को ऐसे लगा देंगे, और मिथाइल का और इसका भी ट्रांस है तो एक छोड़ के ऊपर जाएं। ट्रांस बनाने के लिए मुझे ब्रोमीन को कहाँ लगाना पड़ेगा, एक्सियल पे। अब आप नोट कीजिए कि आपने इस सिस्टम को बनाते हुए क्या आपने टेबल को फॉलो किया है, डेफिनेटली किया है। आइसोप्रोपाइल को सबसे ज़्यादा आना था उसमें, उसके मिथाइल आता था, और ब्रोमीन सबसे लास्ट में आता था इक्वेटोरियल के लिए। सबसे लास्ट में मतलब आपको एक्सियल भी रख सकते हो उसको, इक्वेटोरियल के लिए जो उसकी लिस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूल को डिनोट कर सकते हैं। आपको एक दूसरा एग्जांपल भी करा देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन है,
ये प्रेजेंट है आपके पास, और आपको इसको भी ड्रॉ करना है। तो आप सिंपल साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए पहले। उसके बाद आपको सबसे पहले तो अपने आइसोप्रोपाइल जो सिस्टम प्रेजेंट है इसको आप यहाँ पे कीटोन पे रखोगे। उसके मिथाइल का रिलेशन क्या है उसके साथ, ट्रांस है तो ट्रांस बना दिया। ब्रोमीन का रिलेशन क्या है उसके साथ, सिस, और इसके साथ ट्रांस, तो इसके साथ ट्रांस ब्रोमीन मतलब, ठीक है। तो यानी कि आप इस सिस्टम को ऐसे भी यूनिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपस में जो ग्रुप्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, सिस है या ट्रांस है, क्या हमारा वो लास्ट तक मेंटेन रहता है, अगर नहीं रहता तो उसको मेंटेन करना है आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। अब जो आपके पास आपने स्ट्रक्चर बनाया था साइक्लोहेक्सेन का, ये सपोज इस स्ट्रक्चर में अगर मैं 2 ऑक्सीजन इंसर्ट कर देता हूँ, एक कार्बन को रिप्लेस कर देता हूँ 2 ऑक्सीजन से, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम बन जाता है 1,3 डाइऑक्सेन, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं 1,3 डाइऑक्सेन। अब जो ये स्ट्रक्चर है, इसके बनने के बाद जो आपका मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स लगाओगे कि स्टेबिलिटी के वो इफेक्ट करेगा, वो देखते हैं हम कैसे इफेक्ट करता है। जब मैं इन जनरल अगर मैं सिंपल साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करता था, तो हम मान लो मैंने यहाँ CH3 लगाया, यहाँ भी CH3 लगा देता हूँ। उसके बाद ये CH3 क्या करता था, यहाँ पे 1,3 डाईएक्सियल इस इंट्रैक्शन को फेस करता था, रिपल्सन को फेस करता था, जो रिपल्सन इस मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करती थी। इसलिए हम CH3 को एक्सियल पे नहीं रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे सिर्फ आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 ही हैं, कार्बन में 4 बॉन्ड पेयर थे। तो अब क्या होगा, इस CH3 को रिपेल करने के लिए यहाँ पे कोई बॉन्ड पेयर है ही नहीं, ना यहाँ पे है। तो यानी कि आपकी जो 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो मतलब अगर मेरे पास 1,3 डाईएक्सियल का कोई ऑक्सीजन का केस है, तो वहाँ पे CH था आपका इक्वेटोरियल पे इस तरीके से स्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिंपल साइक्लोहेक्सेन में नहीं हो सकता, क्योंकि 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो 1,3 डाईएक्सियल का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो आपने सिंपल साइक्लोहेक्सेन समझ के उसको नहीं करना है, आपने देखना है कि उसका किस टिप से प्रोबेबिलिटी बनती है या नहीं बनती। मैं आपको 2-3 एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल में। हमें एग्जांपल गिवन है, ये आ गया आपके पास, और आपको गिवन है ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसको अरेंज करना है। तो पहले हम इसका बना लेते हैं ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कर दिया हमने। अब हम देखते हैं कि आपके जो ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स की आपस में ओरिएंटेशन क्या है, सिस, ठीक है। अब आपके दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या है, मिथाइल। मैंने मिथाइल ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये भी आपका इसी फॉर्म में है, तो मुझे इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे। लेकिन आप तो बोलते हो कि टर्सरी ब्यूटाइल जो सिस्टम है आपका वो एक्सियल पे तो स्टेबल है ही नहीं। लेकिन ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन नहीं है, वो एक्सियल पे तो स्टेबल क्यों नहीं था, क्योंकि मेरी इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे 1,3 डाईएक्सियल उसको इंट्रैक्शन करते थे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो करके यहाँ तो लोन पेयर है, तो यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस कन्फर्मेशन में स्टेबल है, ठीक है। आप दूसरा कोई एग्जांपल ऐसे भी लेके देख सकते हो, मतलब किसी और एग्जांपल में अगर आप इसको पुटअप करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करके देख सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ मोर स्टेबल फॉर्म लिखनी है कि उसकी मोर स्टेबल फॉर्म क्या बन सकती है, तो उसकी मोर स्टेबल फॉर्म यही बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको उसके अकॉर्डिंग, अब देखो अगर आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिथाइल
और इसको अगर हम ऐसे लगा दें भाई तब भी तो स्टेबल होना चाहिए, है ना, होना तो चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस वाला जो मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे आया है इसके लिए ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे खड़े हो गए हैं रिपल्सन करने के लिए। तो यहाँ पे रिपल्सन होगी तो क्या मॉलिक्यूल स्टेबल होगा? नहीं। यहाँ पे तो मिथाइल के साथ रिपल्सन है, वहाँ पे ना टर्सरी ब्यूटाइल के साथ रिपल्सन है और मिथाइल तो कीटोनल पे है ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपकी क्या होगी? ये वाली, वो वाली नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे 1,3 डाइजेल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये आपको मैंने सिस का बताया। अगर आपके पास कोई ट्रांस का ऑप्शन आता है तो आप इसको नीचे कर दीजिए, तब भी आपके पास जो आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करके, ये मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बनवाया था ये बनवाया इधर स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास जो एग्जाम्पल बना हुआ है ये आपके पास किसका है? ये 1,3 आपके पास 1,4,6 का एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। तो अगर आपको इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल आता है तो आप उसको नोट करके बता सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है ऐसे, और कोई मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है ऐसे, और आपको पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 1 है और ये आपका 2 है। तो अगर 1 में हम देखें तो हमारे पास इस मिथाइल एक्सियल के लिए इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पे 1,3 डाइजेल इंटरेक्शन प्रेजेंट है इन दोनों हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पे आपके मिथाइल के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे कोई आपकी इंटरेक्शन नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है, तो 2 विल बी मोर स्टेबल देन 1, क्योंकि सिंपल साइकिल एक्सियल के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं जो उसके साथ इंटरेक्शन करके रिपल्सन क्रिएट कर देते हैं, जो कि आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 2 आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा देन आपका 1। ठीक है, अभी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। आपको क्वेश्चन करते हुए खुद से भी अगर लगे कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो उसको बना करके खुद देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी कभी भी ना कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। स्टीरियो में बच्चा वही परफेक्ट हो सकता है जो जितने भी टाइप की पॉसिबिलिटी है उनको बना के देखे। सिर्फ ये मत रहे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी बन सकता है, आपको उसको भी चेक करना है। अगला आपके पास ये गिवन है, ये, और आपको अब पूछा गया है कि 1 और 2 में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो ब्लाइंडली भी अपने दिमाग में नहीं रखना है कि 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो वाला कोई भी स्टेबल होगा, नहीं, अब चेक करना है। अब अगर मैंने ऑक्सीजन बेटे यहाँ लगा दिए हैं तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रह गए, तो इनमें तो इंटरेक्शन होगी, और यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी पहले भी, वो साइकिल एक्सियल पीछे भी देखी थी हमने। तो अब दोनों में इंटरेक्शन है, तो फिर कौन से वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? रिपल्सन दोनों में ही है। जब मेरे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ कम है CO बॉन्ड की, ये वाले बॉन्ड की, किसी भी साइड लगा लो आप, इधर या उधर, तो ये बॉन्ड अगर छोटा है तो मतलब H और Me ज़्यादा नज़दीक आएंगे। अगर H और Me के बीच में गैप कम हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है, यहाँ पे थोड़ी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, थोड़े थोड़े दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और Me में इस CO बॉन्ड लेंथ की वजह से, कम होने की वजह से, ये मिथाइल और हाइड्रोजन आपस में कम है, नियरेस्ट है आपस में। नियरेस्ट अगर आपस में हैं तो ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगी और इस मॉलिक्यूल में रिपल्सन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास अब 2 नंबर जो आपका प्रेजेंट था ये आपके फर्स्ट कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपका ऑक्सीजन 2 इंसर्टेड है, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ नहीं, हमें ऑक्सीजन यहाँ चाहिए थे, तब जाके वो हमारा स्टेबिलिटी कोज करते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका किस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कहाँ है और उसका क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पाइपरिडीन का। जैसे पिरिडीन होता है ना, अगर उसकी रिडक्शन कर दे तो उसको पाइपरिडीन बन जाता है उससे। ये आपके पास, ये तो सिंपल आप पिरिडीन लिखते हो। अगर मैं इसके सब कुछ हटा के यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दूँ ऐसे करके, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा, इसका नाम है पाइपरिडीन। ठीक है, अब ये पाइपरिडीन आपके पास प्रेजेंट है, तो आप इसका 6 मेंबर स्ट्रक्चर बना के देखिए। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन मैंने डाल दिया है। अब नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है कि एक तो आपका लोन पेयर यहाँ रहे, हाइड्रोजन यहाँ रहे। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए। तो आपको पूछा गया इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या हो रही है, रिपल्सन। यहाँ पे हाइड्रोजन की रिपल्सन करने के लिए सिर्फ लोन पेयर है, हाइड्रोजन नहीं है। तो एक जगह तो आपका बॉन्ड पेयर में रिपल्सन है, एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन है। तो ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होगी, जहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो इसका मतलब इसके अंदर आपके पास जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है जो, वो ज़्यादा डिस्टेबिलिटी कॉज करेगी देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर इंटरेक्शन। तो इसका मतलब अगर इसको 1 और 2 कन्फर्मेशन में लिखता हूँ, तो आपके पास 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन 2, क्योंकि आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन हो रही है। तो ये आपके पास इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं, कुछ डिस्कस करेंगे जिन फैक्टर्स में की वजह से आपकी स्टेबिलिटी कम या ज़्यादा होती रहती है। अब लिखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं। सबसे पहला मेरे पास फैक्टर है डाइपोल इंटरेक्शन, रेदर देन मैं रिपल्सिव इंटरेक्शन लिखूंगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन। ठीक है, ये आ गई। इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, वो हमारे पास है 1,2 डाई हेलो कंपाउंड। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया CH2 X लिख दिया मैंने, दोनों कुछ भी। ठीक है, तो कहता है उसमें अगर आपके पास जो दोनों XX हैं, एंटी फॉर्म बना लेता हूँ मैं इसकी, XX ऐसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, ये एंटी फॉर्म बन गई इसकी। एक तो पॉसिबिलिटी मैंने ये लिख दी जो आपके सामने मैंने बनाई है, और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं इसको इक्लिप्स कन्फर्मेशन में बना लेता हूँ, X अब आपको ये क्या है, आपकी इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, और ये मेरे पास कैसी है, एंटी है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए कि आपके पास यहाँ पे, अब देखो आपके पास जो भी हैलोजन होगा उस पर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, जो भी हैलोजन प्रेजेंट है मेरे पास, तो यहाँ पे दोनों हैलोजन आगे पीछे आगे इक्लिप्सिंग इफेक्ट तो है ही यही। साथ में दोनों के जो आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, तो रिपल्सन करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्म तो स्टेबल नहीं होगी, तो ये फॉर्म आपकी स्टेबल होगी। इसका मतलब अगर आपके पास कहीं भी डाई हैलो कंपाउंड गिवन है, तो उसकी एंटी कन्फर्मेशन आपने बनानी है, वो आपकी मोस्ट स्टेबल होगी। ठीक है, अब मैं इसमें लिख रहा हूं कि ये बात मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए कह दी है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो होता है आपका फ्लोरीन का। जब भी X आपका फ्लोरीन होगा तो आपकी गोच फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। ये 2013 नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, आपको पूछा हुआ था। जिन बच्चों को डीपली नहीं पता था उन्होंने क्वेश्चन गलत किया है, जो कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है वहाँ पे इस टाइप की रिपल्सन है जो आपकी क्रिएट नहीं होती। अब जो डाइपोल कैसे बोली थी मैंने,
जैसे कार्बन और यहाँ कोई कार्बन है, यहाँ हेलोजन लगा हुआ है, तो ये आपको पता है कि पार्सली नेगेटिव इस साइड रहेगा, पार्सली पॉजिटिव इस साइड रहेगा, पार्सली पीछे भी ऐसे पार्सली पॉजिटिव होगा और पीछे आपका पार्सली नेगेटिव होगा। तो डाइपोल आपके जितने दूरी पे होंगे मैक्सिमम, उतनी आपकी रिपल्सन या उसकी ये लगा लो आप डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का म्यू अगर मैं बोलूँ तो सर 0 हो जाएगा। और इसका म्यू पॉजिटिव था, मतलब कुछ ना कुछ इसका मैक्सिमम था जितना म्यू हो सकता है उसका। तो आपका जब डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है तब आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डाइपोल जो थे उनके अंदर रिपल्सन नहीं हुई, अलग अलग पोल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, आपके एक पोल उस साइड चला गया, एक पोल उस साइड चला गया, तो आपका डाइपोल जो मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव थे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए, इसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे आपके नेगेटिव नियरेस्ट आ गए, इसलिए आपका मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो गया है। तो इस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता। तो फ्लोरीन के केस में गोज कन्फर्मेशन, मतलब अगर आपका इस टाइप से कोई सिस्टम गिवन है ऐसा, तो अगर मैं आपको बनाऊँ तो फ्लोरीन का आपका कन्फर्मेशन ये वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है हमेशा। आपको याद रखनी है ये बात, ये वाली जहाँ 60 डिग्री एंगल है गोज फॉर्म है जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंटी कन्फर्मेशन स्टेबल करनी है 1,2 डाइहेलो कंपाउंड में, एक्सेप्ट फ्लोरीन जहां गोज कन्फर्मेशन मैक्सिमम स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। अब हम आपको कोई भी एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल दूं किसी भी मॉलिक्यूल का, एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है, उसको देख लेते हैं। ये आपको दे रखा है कि एक तो आपके पास ये प्रेजेंट है और एक आपके पास सिस्टम ये प्रेजेंट है, और आपको पूछा गया है कि आपका जो मॉलिक्यूल है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको 1 बोल रखा है, इसको 2 बोल रखा है। तो यहाँ इक्वेटोरियल वाला कंसेप्ट मत लगा लेना, क्योंकि हैलोजेंस आर लिस्ट प्रेफरेबली टू गो ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। मैंने आपको टेबल में बताया था कि हैलोजन सबसे लास्ट में लिखे थे मैंने उसमें। तो आपका 1 और 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे म्यू आपका 0 डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका म्यू कितना है, मैक्सिमम है। तो इसको ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन 2। तो ये आपके पास डाइपोल कंसेप्ट आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट फ्लोरीन जहाँ आपके पास गोज फॉर्म स्टेबल होती है। इसको नोट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कहीं भी रिपीट हो सकता है। अगला देखिए अब आप नेक्स्ट जो फैक्टर आता है मेरे पास वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर आपके पास कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो आपके मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो मान लो मेरे पास कोई भी 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कुछ इस टाइप से कॉन्फर्मेशन दे रखी है, ये एक इक्लिप्स बना के दे रखा है और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास दे रखा है जो एंटी है, OH H। ठीक है, और तीसरा मॉलिक्यूल मेरे पास जो प्रेजेंट है उसमें दे रखा है OH H। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास जो सिस्टम प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं एंटी और या स्टैगर्ड, या इसको बोलते हैं स्क्यू या गोज फॉर्म। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो इतना डिस्टेंस भी नहीं है दोनों में आपस में, मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में जो लोन पेयर प्रेजेंट है रिपल्सन रहेगी। उसके बाद आपका एंटी आता है, यहाँ बहुत दूर है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इस टाइप से है कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, इट इज टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल, इंटर और इंटरमोलिक्यूलर बोल देते हैं। अब इन दोनों में आपस में इतने नज़दीक भी नहीं है कि रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी दूरी पे हैं, लेकिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका यूजुअली, वरना आपका एंटी फॉर्म स्टेबल होती, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे स्क्यू या गोज फॉर्म है जो वो मैक्सिमम स्टेबल होती है। तो जहाँ भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की प्रोबेबिलिटी होती है तो वहाँ पे आप स्क्यू या गोज फॉर्म को सबसे ज़्यादा स्टेबल करोगे, वहाँ डाइपोल वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं प्रेजेंट होती है तो स्क्यू या गोज फॉर्म विल बी मैक्सिमम स्टेबल।
ठीक है। तो आपके पास मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये होगी। मैं आपको इसका एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। एक की साइक्लोहेक्सेन में इसका कैसा एग्जांपल आता है, जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऐसे कोई डाईहेक्सियल प्रेजेंट है यहाँ पे, या कोई मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे प्रेजेंट है ये, या कोई मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों भी 60 के एंगल हैं। यहाँ पे एंटी फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एंटी फॉर्म प्रेजेंट थी। ये आपका स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर है, और ये मेरा यहाँ पे स्क्यू या गोस फॉर्म है। ठीक है, यहाँ आपका देखो, यहाँ पे जो मेरा मॉलिक्यूल है वो आपका कितने एंगल के बीच में प्रेजेंट है। ऐसे अगर मैं देखूँ, ऐसे ऑक्सीजन से इंटरेक्शन करेगा ये, तो यहाँ पे मेरा जो एंगल है मॉलिक्यूल का वो 60 डिग्री गोस है, मतलब यहाँ सॉरी स्क्यू फॉर्म है, गोस फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका स्ट्रक्चर होगा ये। उसके बाद ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, स्टिल उसके अंदर रिपल्सन तो नहीं है। ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में आता है ये वाला। तो यहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन सबसे बेस्ट कंफर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो है। तो स्क्यू फॉर्म सबसे स्टेबल होगी, फिर ये फॉर्म आएगी ट्रांस वाली, और फिर आपका ये एंटी वाली फॉर्म आएगी। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को गवर्न कर सकते हो। और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको अगर मॉलिक्यूल गिवन है ये ऑक्सीजन दे रखा है, और आपको बोला है किसी कन्फर्मेशन बनाइए, किस कन्फर्मेशन में ये मॉलिक्यूल सब ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने OH रख दिया, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। अब इस हाइड्रोजन की इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की पॉसिबिलिटी है, और इससे भी, क्योंकि अब वो द फेज है, ये दोनों मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ हैं, इसको दोनों के दोनों मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब आप ये मत सोचना कि OH है, इसको तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, जो भी ग्रुप प्रेजेंट है। आपको ये देखना है क्या वो एक्सियल पोजीशन में जाके कहीं ज़्यादा स्टेबल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है आप उसको इसके अकॉर्डिंगली गवर्न कर सकते हो। आपके पास कोई एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, मान लो मेरे पास ये प्रेजेंट है NH2, तो ये हाइड्रोजन भी इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल गिवन हो सकते हैं, आपको देखना है कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, वो कन्फर्मेशन आपको उसकी स्टेबल दिखानी है। आपके पास मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा गिवन है ये, और आपको पूछ रहा है कि आपको इस यहाँ तो आप 1-2 तक ले रहे थे, अब 1-3 आगे मॉलिक्यूल किस फॉर्म में मॉलिक्यूल दोनों स्टेबल होंगे। तो देखो आप इसकी 2 तरीक़ों से रख सकते हो इसको, या तो आप दोनों को OH को ऊपर दिखा दो, जो सीस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद या फिर आप इस मॉलिक्यूल को दोनों को ट्रांस दिखा दो, एक आपका OH इधर है, एक OH आपका इधर है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आप इसमें दिखा सकते हैं, सीस या ट्रांस की बना करके, जो हमारे पास पॉसिबल है। उसके बाद हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वहाँ पे अगर हम इसको सिस की भी दूसरी फॉर्म पॉसिबल है यहाँ पे, वो मेरे पास ये है। अगर मैं इसको OH को नीचे दिखाऊं, इसको OH को नीचे दिखाऊं, तो लेकिन वो दूर दूर हैं। तो इसका मतलब इन सभी कन्फर्मेशन, 3 कन्फर्मेशन आपके सामने बनाई है, इनमें से आपकी ये वाली आपकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी, क्योंकि इस कन्फर्मेशन में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बाकी दूर दूर है सभी मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये फॉर्म आपकी मॉलिक्यूल की स्टेबल होगी। अब अगर हमें बोल दिया जाए कि 1,4 आपके पास प्रेजेंट है, तो 1,4 का कैसे दिखाओगे। तो 1,4 बना देते हैं, 1,4 डाइओल अगर आपके पास, तो आप किस किस तरीके का कन्फर्मेशन दिखा सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका मॉलिक्यूल है वो जो, उसको हम एक्सियल रख के देखते हैं। उसके बाद उसका एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल बना के देखते हैं, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, ये भी दूर दूर हो गया। उसके बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके दोनों के इक्वेटोरियल ले जाके देखते हैं, ऐसे, ये और भी दूर चला गया। तो उसके बाद इस मॉलिक्यूल के अंदर आपका ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। यूजुअली आप क्या बोलते थे कि आपकी चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये बोलते थे ना। ये देखिए,
ये कौन सी फॉर्म है? बोट फॉर्म। बोट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? फ्लैगपोल हाइड्रोजन। उस फ्लैगपोल हाइड्रोजन में अगर मेरे पास ऑक्सीजन के दोनों एटम ऐसे यहाँ पे रखे हों तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। मतलब आपका 1,4-डायोल के लिए बोट फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यूजुअली हम चेयर को देखते हैं, लेकिन चेयर में किसी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, तो और मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा जहाँ पे वो स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी के लिए इसको इंट्रैक्शन चाहिए, इंट्रैक्शन के लिए आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट है। तो इसलिए 1,4-डायोल का जहाँ भी केस आपके पास दिखे तो आपको वहाँ उसके अकॉर्डिंगली बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म में, ये जो मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और किसी ना किसी जैम गेट नेट के पेपर में रिपीट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ध्यान समझना। ये आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है और ये ट्रांसफॉर्म है और आपको इसके रिगार्डिंग बोला हुआ है कि इस मॉलिक्यूल की सिस फॉर्म बनानी है। आपको ट्रांस तो पता है, आपको ऐसे बना दोगे, सिस फॉर्म बनानी है। तो अगर मैं इसकी सिस बनाने जाऊँ तो मुझे किसी भी एक टर्सरी ब्यूटाइल को ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन फेस करेगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो किस तरीके से मॉलिक्यूल है जो आपको स्टेबल हो सकता है, उसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट हम कैसे बनाते थे? दोनों साइड ऐसे बना लीजिए, ऐसे। अब इसको आपको इससे जोड़ना है और इस वाले को आपको इससे जोड़ना है, ऐसे। ठीक है, अब दोनों जो आपके टर्सरी ब्यूटाइल हैं वो ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो इसको बोलेंगे ट्विस्ट बोट फॉर्म। अब देखिए आप दोनों के दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए एक दूसरे से, तो इसीलिए यहाँ कार्बन है जहाँ मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी ये यहाँ कार्बन नहीं है, सिर्फ क्रॉस कर रहा है। तो आपके पास इस तरीके से इस मॉलिक्यूल के लिए अगर सिस कन्फर्मेशन आएगी तो ट्विस्ट बॉम्ब ही बोट फॉर्म ही उसकी मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म हो सकती है और कोई उसकी फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपको टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के अगर आपको ट्रांसफर रख सकते हो, सिस किस टाइप से रखोगे तो उसके लिए ये फॉर्म आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो आपने बिल्कुल ब्रांडली कहीं नहीं सोचना है। मैंने आपको सिंपल साइक्लोहेक्सेन केस में बताया था कि सबसे ज़्यादा चेयर फॉर्म स्टेबल होती है, उसके बाद आप ट्विस्ट बोट को लेते हो, फिर बोट को लेते हो और लास्ट में हाफ चेयर को। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो आपको मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है, वो है एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट है, अब आप देखिए एनोमेरिक इफेक्ट यूजुअली हम डिस्कस करते हैं तो डायस्टीरियोमर्स की बात करेंगे। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? जो अदर देन एनोसोमर्स होते हैं। एनोसोमर को जो नहीं है, मतलब मिनोल सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेज नहीं है, सेम मॉलिक्यूल भी नहीं है, उनको हम डायस्टीरियोमर कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। डायस्टीरियोमर्स के अंदर यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, आपको बड़े ध्यान समझनी पड़ेंगी दोनों। पहली आती है एपीमर, दूसरी आती है एनोमर। ठीक है, अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल आपको गिवन है और उन दोनों मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन में सिर्फ C1 जो कार्बन है, पहला कार्बन, वहीं पे कन्फर्मेशन डिफरेंट है या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है उसकी, तो उन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में रिलेशन होगा एनोमर। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन है जो वो डिफरेंट तो है पर अदर देन C1 है, C1 के अलावा किसी पोजीशन पे C2, C3, C4 कहीं भी किसी पोजीशन पे भी अगर आपकी डिफरेंट है तो उन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में रिलेशन होगा एपीमर। ठीक है, एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखिए 6 कार्बन कंपाउंड बन गया है। यहाँ पे एक और बना लेते हैं, CH2OH HOH, ये बन गया 2 कंपाउंड। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड में आपको बताना है क्या रिलेशन है आपस में। देखो बाकी सब चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पे C2 में लेफ्ट में OH है, यहाँ पे C2 में राइट में OH है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब अदर देन 1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो रही है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या बोला जाएगा इन दोनों को? एपीमर।
तो इस मॉलिक्यूल का नाम डी ग्लूकोज है और उस मॉलिक्यूल का नाम डी मैनोज है। और अगर मैं, जैसे मैंने इसमें सेकंड पे डिफर किया था, सेकंड पे ना करके अगर मैं फोर्थ पे डिफर कर देता हूँ तो इसी मॉलिक्यूल का नाम बन जाता है डी गैलेक्टोज। तो आपके पास ये तीनों मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज, मैनोज और डी गैलेक्टोज सभी के सभी आपस में एपीमर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनोमर की। एनोमर हम किसको बोल रहे हैं? एनोमर, एनोमर अगर मेरे पास कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल जो स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट है, अगर वो कोई ऐसे प्रेजेंट है, ये अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, OH लगा दिया, ऐसे लगा दिया, और दूसरा मेरे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऐसे, तो मैंने यहाँ पे तो एक्सियल लगाया, यहाँ पे इक्वेटोरियल लगाया। ये कौन सी पोजीशन है? पहले नंबर की पोजीशन है दोनों जगह। तो अगर C1 पे इस टाइप से कहीं भी डिफर होता है, इसको मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोलता हूँ। तो अगर अल्फ़ा बीटा में कहीं भी इस टाइप से C1 पोजीशन पे नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में रिलेशन बनेगा एनोमर्स। तो आपने याद रखना है अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड ए है और जब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कार्बन भी एक है, तो इन दोनों में अगर पहले में कहीं चेंज आएगा तो ए वाला आएगा, एनोमर बनेंगे, बाकी सब आपस में एपीमर होंगे। अब देखो अल्फ़ा ग्लूकोज बना दूँ, बीटा ग्लूकोज बना दूँ, अल्फ़ा मैनोज, बीटा मैनोज, कुछ भी मैं आपको बनाता हूँ अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफर होना, और उसके अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं एनोमर या एनोमर बोलते हैं। तो आपके पास जब ये अल्फ़ा बीटा वाला केस है, C1 का केस है, तो उसको एनोमर बोलोगे। उसके बाद जितना भी रेस्ट ऑफ कार्बन पे कहीं 2, 3, 4, 5 कहीं भी आए तो उसको आप हमेशा क्या बोलोगे? एपीमर। तो आपने ये दो वर्ड अच्छे से क्लियर करने हैं। अल्फ़ाबेट में ए नंबर पहले आता है ए, और जब कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर ही पहले आता है। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का ए से रिलेशन है, C1 का ए एनोमर से रिलेशन है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। ठीक है, अब ये एनोमेरिक इफेक्ट होता क्या है वो बताता हूँ आपको इसमें। अब तक मैंने आपको एनोमर एपीमर बताए हैं, अब एनोमेरिक इफेक्ट देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। एपीमर पे हर बार एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, इसलिए इस टॉपिक को लाइटली लेना है अपने। ये मान लो मैंने XOH को मान लिया, X है यहाँ पे, X यहाँ पे मेरा OH भी हो सकता है, OMe भी हो सकता है, कोई हेलोजन भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं मॉलिक्यूल बना देता हूँ, ये है मेरे पास, और मैंने यहाँ पे X लगा दिया है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक मैं X को ऐसे लगाऊँ, ये X आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, इसके बिल्कुल आपका अपोजिट में सिग्मा स्टार होगा। यहाँ पे आपका इधर है तो आपका सिग्मा स्टार इस साइड होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो आपके पास ये क्या है आपका, इसमें आपके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो आपके सिग्मा में प्रेजेंट, आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो N बोलेंगे इसको, और यहाँ पे आपका क्या खाली है? सिग्मा स्टार। तो अगर कहीं N टू सिग्मा स्टार मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिस्पर्स हो रही है, ये मैंने आपको पहले बताया था। N टू सिग्मा स्टार अगर इंट्रैक्शन कहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल हो जाता है, और ये C1 कार्बन पे हो रहा है तो C1 पे हम एनोमर वर्ड यूज करते हैं, तो इसीलिए इस इफेक्ट का नाम हो जाता है एनोमेरिक इफेक्ट। और ये इफेक्ट जो होता है ये सिर्फ आपका इसके केस में एग्जिस्ट करता है जब आपके पास अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कोई प्रेजेंट है। बीटा में देखिए क्यों नहीं है, यहाँ तो प्रेजेंट है आपके पास, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्बिटल आपका इसके ऐसे पैरेलल सिग्मा टू सिग्मा स्टार आपके एंटी पैरेलल नहीं रह गए एक दूसरे के, तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल इस साइड आ गया तो इसके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ऑर्बिटल आपका ऐसे है, यहाँ भी ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल आपका ऐसे होता है, तो आपकी इस ऑर्बिटल की इस ऑर्बिटल से इंटरेक्शन नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं हो, सॉरी N टू सिग्मा स्टार नहीं होता, मतलब आपका यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, इसलिए आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी नहीं होती। इसीलिए एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से आपका अल्फा फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास एनोमेरिक इफेक्ट आ गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपके किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को गवर्न करती है। इस पर नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बहुत एग्जांपल वगैरह भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।